हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज सेशन में कृषि वानिकी के भाग 1 के बारे में, अर्थात एग्रो फॉरेस्ट्री के भाग 1 के बारे में। आप सभी भाइयों बहनों का ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कंटिन्यू लगातार मेहनत किए जा रहे हैं और उनकी उम्मीद है मुझे कि तैयारी भी अच्छी होगी, जिसमें रीना पटेल, प्रतीक सचान, प्रवेश आर्या, राहुल शर्मा, आलोक मौर्य, आप सभी लोग ऐसे कंटिन्यूटी बना के रखिए। 100% सफलता देखिए एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आज का सेशन हम लोग, ये नया सेशन है, इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेशन। बिल्कुल पहला क्वेश्चन रहा हमारे सामने, यदि हम पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को हटा देते हैं तब पारिस्थितिक तंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, यदि हम पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को हटा देते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो वर्क होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो भयंकर रूप से प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? बिल्कुल आप लोग फटाफट अपना आंसर देते जाइएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया। अगर हम किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि खनिजों का जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे पर आश्रित होता है, अर्थात कभी हम आपको समय मिला तो फूड चेन के बारे में बताएंगे। फूड चेन और फूड वेब, ये दो प्रकार के होते हैं। यदि पारिस्थितिक तंत्र से अपघटक हट जाते हैं तो फूड चेन जो होता है वो पूरी रूप से ध्वस्त हो जाता है और खनिज का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह डैमेज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र के वो दो घटक कौन कौन से हैं जिन्हें शामिल किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा हमारा? जीवी और अजीवी, अर्थात बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, तो जो खाद्य श्रृंखला है हमारा, उसके आधार पर जीवधारी होते हैं तो कौन होता है? तो प्रकाश संश्लेषी पौधे। चूँकि प्रथम उत्पाद जो होता है, अर्थात प्रथम प्रोडक्ट जो होता है वह प्रकाश संश्लेषी पौधे ही होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उनके ऊपर कौन डिपेंड है? तो उनके ऊपर डिपेंड हैं जो भी हमारे हर्बीवोरस हैं, अर्थात जो भी घास फूस खाने वाले हैं, हर्ब खाने वाले हैं, पत्तियां खाने वाले हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, ये सब है, उनके ऊपर जाएंगे तो हमारा शेर, चीता, बाघ, इस प्रकार से हमारा पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है। और खाद्य श्रृंखला के आधार पर यदि जीवधारी की बात करेगा तो पहला प्रोडक्ट और पहला जीवधारी जो है वो हमारा प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरितहीन पौधे हरे पौधे जैसे ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अर्थात जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे भी पौधे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि हमारे क्लोरोफिल वियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनकी पत्तियां हरी होती हैं। क्यों होते हैं? क्यों इसलिए होते हैं क्योंकि मृत प्राणी और पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। तो हरितहीन और हरे पौधे एक जैसे ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मृत प्राणी और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में व्यष्टियों की संख्या विशिष्ट समय में स्थिर रहती है। संख्या की स्थिरता रहती है, अर्थात संख्या की स्थिरता किसके द्वारा अनुरक्षित होती है या उसका संरक्षण किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर करिए। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्राप्य खाद्य, अर्थात जब भी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में व्यष्टियों की संख्या तब तक समान बनी रहती है जब तक उन्हें खाद्य अवेलेबल रहता है, अर्थात उनके पास खाद्य उपलब्धता बनी रहती है। और यही संख्या जो होती है, स्थिरता, प्राप्य भोजन के आधार पर ही अनुरक्षित की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत कौन आता है? वे कौन से हैं जो अपघटक के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हमारा केवल जीवाणु और कवक, ये जो दोनों हैं ये हमारे अपघटक के रूप में आते हैं। कहाँ पर? तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जल
अप्लावित अर्थात सबमर्ज्ड पौधा कौन सा है जो सदैव जल की सतह के ठीक नीचे पाया जाता है? कभी मैं प्लांक्टन्स, जू प्लांक्टन्स, एजो प्लांक्टन्स के बारे में आपको डीपली बताऊंगा। अभी जल्द ही हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन का, तो वहाँ पर सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो वह जल अप्लावित पौधा कौन सा है जो सदैव जल की सतह के ठीक नीचे पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया हमारा ऐसा पौधा है अर्थात जल प्लावित पौधा है जो जल की सतह के ठीक नीचे पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न एक फसल मृदा कटाव को रोकने में सबसे अधिक प्रभावी है। तो कौन सी फसल है जो सॉइल इरोजन को रोकने में अर्थात कंट्रोल करने में इफेक्टिव होती है? बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? अरहर। अरहर होगा। अब यहाँ से आप कहेंगे क्यों? इसलिए होती है क्योंकि उसकी जड़ें जो होती हैं, एक तो वो गहराई तक जाकर के मिट्टी को बांधने का कार्य करती हैं, दूसरी बात उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सॉइल के ऊपर एक कवर बना देती हैं, जिससे इस जो जल द्वारा होने वाला या वायु द्वारा होने वाला क्षरण होता है, इरोजन होता है, वह काफ़ी हद तक कंट्रोल बना रहता है। तो राइट आंसर यहाँ से हमारा अरहर हो जाएगा, कैजनस गजान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है। तो कौन सी मृदा है जो पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा हमारा? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होती है यह सबसे बेस्ट होती है किसी भी प्रकार के पौधे को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा। इंडेमिक पौधे अर्थात इंडेमिक प्लांट्स वे होते हैं जो उगते हैं। फटाफट आप लोग आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग, कितने भाई बहन हमारे इसका सही जवाब देते हैं। फटाफट आंसर आप लोग करिए। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंडेमिक पौधे वे पौधे होते हैं जो कहाँ पर उगते हैं? तो बिल्कुल वे भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्र में ही उगते हैं सॉरी। तो जैसे अभी हम यहाँ पर इसको समझेंगे कि डिजीज़, इंडेमिक डिजीज़ क्या होता है? जो किसी स्थान विशेष पर या किसी क्षेत्र विशेष पर ही फैलता है। और जैसे कोरोना हो गया हमारा, तो ये पेंडेमिक हो गया अर्थात विश्वव्यापी हो गया, जो पूरे संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लेता है। उसी प्रकार इंडेमिक पौधा होता है वह वहीं उगेगा जहाँ पर उसका भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, जुक्लोरेला। जुक्लोरेला का हाइड्रा के शरीर में रहना किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जुक्लोरेला है उसका हाइड्रा के शरीर में रहना किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोनों जो रहते हैं एक साथ, ये सहजीविता के उदाहरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं एक बात करें अगर हम लोग, भैंस के पीठ पर बगुले का बैठना, यह यूपीपीसीएस का एक बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है कि भैंस के पीठ पर बगुला बैठा है, उनके बीच में कैसा संबंध है? तो वहाँ पर भी हमारा सहजीविता का ही संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे जुक्लोरेला का हाइड्रा के शरीर में रहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करते चलिए आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, निम्न में कौन सा संयोजन शुष्कोद्भिदों से संगुणित होता है? देखिए ये जो हिंदी का सेशन चल रहा है ना, ये काफ़ी भाई बहनों का कमेंट था कि सर प्लीज़ एक हिंदी का सेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो जल्द ही आप लोग परेशान ना होइए, जल्द ही हम लोग इंग्लिश का सेशन लेके चलेंगे जिसमें ICR, नेट, JRF, SRF वगैरह का उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी बर्डन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। और ना तो कभी अगर आपसे कोई एग्री गुरुजी के नाम पर कोई ग्रुप बनाता है या बना हुआ है 1-2 ग्रुप, जिसको मैंने कंप्लेन भी किया, तो ऐसे बहकावे में आप ना आइए। कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए जो स्पेशल मटेरियल होता है PDF वगैरह, उसी के लिए आपके लिए चार्ज लगाया जाता है। बाकी वीडियो वगैरह के लिए यदि आपसे कोई चार्ज लेता है तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी उसके जाल में नहीं फंसिए। बिल्कुल आगे बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शुष्कोद्भिदों से संगुणित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुष्कोद्भिदों से संगुणित होने वाला जो है वह मोटे उपचर्म, धसे हुए रंध्र, दृढ़ उत्कीय अधिचर्म, ये सभी जो हैं ये कैसे होते हैं? तो यह संयोजन जो है यह शुष्कोद्भिदों से संगुणित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग,
रोडोडेंड्रॉन किस तरह का वनस्पति होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा रोडोडेंड्रॉन है यह किस तरह का वनस्पति होता है? तो बिल्कुल यह जो होता है वह एल्पाइन प्रदेश में पाया जाने वाला वनस्पति है। यह वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रोडोडेंड्रॉन किस तरह का वनस्पति है? तो यह एल्पाइन प्रदेश का वनस्पति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे साइलेंट वैली की। वेरी इंपॉर्टेंट। मौन घाटी अर्थात शांत घाटी जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ हैं, यह कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली कहाँ पर सिचुएटेड है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपर्दित मृदाएं अर्थात इरोडेड सॉयल होती हैं, तो कैसी सॉयल होती हैं जिन्हें इरोडेड सॉयल के ग्रुप में रखा जाता है? फटाफट आप लोग आंसर करिए। बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पादप पोषकों के अभाव वाली जो मृदाएं होती हैं अर्थात जिनमें पादप पोषक नहीं पाए जाते हैं या काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे सॉइल को हम लोग इरोडेड सॉइल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। प्रकीर्ण अर्थात छितरे हुए वृक्षों सहित एक घास स्थल अर्थात जो प्रकीर्ण वृक्ष होते हैं और उनके साथ घास स्थल किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे वन जहाँ के वृक्ष जो होते हैं वे छितरे होते हैं अर्थात फैले होते हैं और उनके साथ घास का स्थल बना रहता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतः अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतः अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में सबसे सामान्य वन कौन सा होता है या सामान्य वन है? ये चारों वन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि भारत में सामान्य वन है। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, भारत के जो सामान्य वन हैं अर्थात अधिकांश जो वन हैं भारत में वे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तत्व के अजीवीय घटक में से निम्नलिखित में कौन आता है? अर्थात उपभोक्ता जो होता है यह हमारा बायोटिक फैक्टर होता है। जो पादप चक्र का चक्रण है अर्थात पादपों का चक्रण, यह हमारा अबायोटिक या अजीवीय घटक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं, कौन कौन सा एक ही पोषण स्तर का जीवधारी है? फटाफट आप लोग आंसर करिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिरन और मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन की हम लोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। बिल्कुल आप दिख रहा है आप लोगों को। निम्नलिखित को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खाद्य श्रृंखला जो होता है वह खाद्य ऊर्जा का हरे पौधों से उपभोक्ता जीवधारियों की श्रृंखला द्वारा स्थानांतरण ही हमारा खाद्य श्रृंखला कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है और अगर पारिस्थितिक से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मस्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या होती है अर्थात हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? तो बिल्कुल पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह पौधों, प्राणी और सूक्ष्म जीवधारियों के विभिन्न समुदाय, उनके भौतिक रासायनिक वातावरण के साथ जो हमारा सिस्टम सामंजस्य स्थापित होता है वही हमारा पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नताएं प्रभावित करती हैं। जैसे जैसे समुद्र तल से हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें जो भिन्नताएं होती हैं वह किसको प्रभावित करती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र तल से ऊंचाई में विभिन्नताएं प्रभावित करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट आंसर क्या है हमारा? जीव समुदाय को भी प्रभावित करेगी,
समुद्र तल से ऊंचाई में जो वेरिएशन आते हैं, तापमान को भी वह प्रभावित करता है और वर्षापात को भी वह प्रभावित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो हैं यह समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नताएं जो होती हैं ये सभी को प्रभावित करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम लोग बात करें, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं का परस्पर विपरीत दिशा में प्रभावित होने का क्या कारण होता है। पहली बात तो ये जानिए कि जो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध है इसमें समुद्री धाराओं का परस्पर विपरीत दिशा में प्रभावित होना, अर्थात जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है इसमें समुद्री जो जल धाराएं हैं वो परस्पर विपरीत दिशा में होती हैं। इसका क्या कारण होता है, तो इसका एक मेन कारण है जो क्या, कॉरियोलिस प्रभाव, कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराएं होती हैं इनका जो फ्लो होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉरियोलिस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल जिसे डिजर्ट कहते हैं यह प्रतिनिधित्व करता है। तो मरुस्थल जो होता है यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, फटाफट आप लोग आंसर करिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेन शैडो, अर्थात वृष्टि छाया। जो मरुस्थल होता है यह हमेशा वृष्टि छाया का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्वच्छ जलीय अर्थात फ्रेश वाटर पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा क्षेत्र है जहां प्रभावी प्रकार से पहुंच पाता है, अर्थात प्रभावी प्रकाश जो है वह कहां तक प्रभावी प्रकार से प्रकाश अर्थात लाइट प्रकाश पहुंच पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लाइट होता है वो हमारा फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र में सरोवरी जीव प्रदेश तक पहुंच पाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ तथा अमरनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकेशन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो चाहे आपसे पूछ ले टुंड्रा प्रदेश कहाँ स्थित है, चाहे पूछ ले सवाना का घास मैदान जो है वो कहाँ स्थित है, या फिर हमारा ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और अमरनाथ ये कहाँ पर स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट जवाब है हमारा काष्ठ रेखा के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सबसे ऊपर वाले स्तर में कौन होता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा था प्लांकटन होते हैं, नेक्टॉन होते हैं, बेंथन होते हैं, तो कौन होता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे ऊपरी वाले स्तर में। तो राइट आंसर है हमारा प्लवक अर्थात प्लैंकटन्स पाए जाते हैं। प्लैंकटन के बाद कौन होता है, तो नेक्टन होते हैं। नेक्टन के बाद कौन होता है, तो बेंथन होता है। अभी इसका ये शेड्यूल रहता है, ये हमारा समुद्र हो गया, तो ये जो पहला सतह पाया जाता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में, ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा प्लैंकटन होता है। देन सेकेंड वन इज नेक्टन एंड देन थर्ड वन इज बेंथन। बेंथस अथवा नितलक, अर्थात यह सबसे नीचे वाली तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, सबसे नीचे वाली सतह को हम लोग बेंथन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा, सबसे ऊपरी जो स्तर होता है उसे प्लवक कहते हैं, दूसरा जो स्तर होता है उसे नेक्टन कहते हैं, और जो तीसरा स्तर होता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का उसे बेंथन्स कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लवक हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के प्रभाव पर निम्न में कौन सा वक्तव्य गलत है। कह रहा है वन का उन्मूलन हो रहा है, अर्थात डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया निरंतर की जा रही है। आज यह इस कोरोना काल में मनुष्य को ऑक्सीजन की वजूद का पता चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। अभी भी वक्त है, अगर नहीं ध्यान दिया गया तो इससे भी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए होगी क्योंकि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है चंद पैसों के लालच में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए, वृक्षों को सहेज करके रखिए, ये हमारी अनमोल धरोहर हैं। ये नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन के प्रभाव पर कौन सा वक्तव्य गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह जंगली जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही है भाई। आप वनों को काटेंगे तो वहाँ पर तमाम प्रकार के तमाम किस्म के जंगली जंतु और जानवर रहते हैं जो उनका प्राकृतिक आवास नष्ट आप कर रहे हैं। दूसरा है यह स्थानों से मौसम को बदल देता है। या जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है इसका मेन रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन, CFC का अंधाधुंध प्रयोग। जो भी आदमी है उसको AC चाहिए रहने के लिए, उसे फ्रिज चाहिए पानी पीने के लिए,
तो ये सब क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन जो है। और आज ऐसा कोई घर नहीं है, रूरल एरिया की बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर 1-2% है, बट अर्बन एरिया जितने भी हैं हमारे, हर घर में AC है, हर घर से CFC का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वेरी कॉन्जिक्यूटिव हैं, बहुत नुकसानदायक हैं। तीसरा है, यह पोषण का पुनर्चक्रण बढ़ा देता है, यह बिल्कुल सही है हमारा। इसमें मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन होता है। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई वक्तव्य गलत है पूछ रहा है, सॉरी, कौन सा गलत है। तो यह पोषक तत्व का पुनर्चक्रण बढ़ा देता है, ये हमारा बिल्कुल गलत जवाब है। भाई 1 नहीं रहेगा तो पुनर्चक्रण कहाँ होगा, रिसाइक्लेबल कहाँ रह जाएगा पोषण, बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मृदा अपरदन होता है, जाहिर सी बात है, आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, पेड़ों को काटोगे, वृक्षों को काटोगे तो इरोजन तो होगा ही। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे, रेगिस्तान अर्थात जिसे हम लोग मरुस्थल कहते हैं को हरित भूमि में किसके द्वारा बदला जाता है। अर्थात रेगिस्तान वाला इलाका जो होता है उसे हरित भूमि में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए हम लोग बालोद्भिद का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री का पहला सेशन। आपको कैसा लगा, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। बिल्कुल, जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका अपना चैनल और फ्री ऑफ कास्ट चैनल, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग संख्या को बढ़ाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अन्नदाता सुखी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।